नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हमीरपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े पुलिस कोतवाली के पास सर्राफ का आधा दर्जन लोगों ने मिलकर अपहरण कर लिया सर्राफा व्यापारी का, और पूरी घटना जो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाथों में अवैध असलाह लेकर मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाश आते हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, आप भी देख पा रहे हैं, और व्यापारी को ले जा रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। मामला जिले की राठ कोतवाली कस्बे का बताया जा रहा है, जहां ज्वेलर अनिल सोनी अपने दोस्त दीपू के साथ पुलिस कोतवाली के पास स्थित सुरेंद्र सोनी की ऑनलाइन शॉप में वैष्णो देवी की यात्रा में जाने के लिए टिकट बुक करवाने गया था। तभी मोटरसाइकिल सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने दुकान में घुसकर असलहों के बल पर अनिल के साथ मारपीट की और अपहरण कर ले गए। ये सराफा व्यापारी टिकट बुक कराने आया था, लेकिन उससे पहले देखिए हाथ लगाए बैठे थे जो उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए थे, और जैसे ही उन्हें बिल्कुल कंफर्टेबल टाइम मिला जिसमें वो अपहरण कर सकते थे, उन्होंने कारोबारी का अनिल सोनी, जिसका नाम है, सराफा कारोबारी है ये, इसका अपहरण किया। जो लोग आए थे वो वेपन से लबरेज थे, जिसके बल पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 5-6 लोग, मोना यादव, सूरज यादव और मोहन गुप्ता, 5 अज्ञात लोग आए। उन्होंने उसको तमंचा लगाया, उसके साथ मारपीट की और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। इसके बाद हमें जानकारी हुई तो उसको खोजा तो उसकी मारुति पॉइंट के सामने हनुमान जी मंदिर के पास शर्ट बरामद हुई। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है, ना उसका कोई सुराग लग रहा है। उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। क्या करता था आपका भाई? मेरा भाई मेरे साथ दुकान में बैठता था। व्यापारी? हाँ, मेरी सोने चांदी की दुकान है। मोहन गुप्ता और एक सूरज यादव तथा सूरज यादव के कुछ साथियों द्वारा ये घटना की गई है। मोहन गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया, इनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि मेरे और सूरज यादव के साथ 10 जून को अन्नी और इनके साथियों ने मारपीट किया था, तो उसी का बदला लेने के लिए हम लोग मारपीट किए हैं। मारने पीटने के बाद उनको ई रिक्शा पर 10 रुपये ई रिक्शा वाले को किराया देकर छोड़ दिए जाने के लिए, लेकिन अभी तक अनिल सोनी मिले नहीं हैं। और उमा शंकर मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। उमा, ये पूरी खबर बताइए और अभी की क्या जानकारी आ रही है? किसी तरह से कोई संपर्क हो पाया, कुछ पता चल पाया है कि कहां लेकर गए हैं व्यापारी को? जी हाँ, तो बता देना चाहता हूँ, ये राठ कोतवाली क्षेत्र के पटनऊ मोहल्ले का मामला है। जो अनिल सोनी है, सराफा व्यवसायी है, जो वैष्णो देवी जाने के लिए घर से निकला था और टिकट बुक कराने के लिए गया था। उसी समय देखा जा सकता है कि 8-10 लोग आते हैं असलहे से लैस और उसको जबरदस्ती बाइक में बिठा कर ले जाते हैं। तो इस वारदात से तो इलाके में सनसनी लगातार फैल चुकी है, क्योंकि पहले भी वहाँ पर 2-3 हत्याएं हो चुकी थी, तो पहले भी लोग सहमे हुए थे। और ये एक अपहरण की घटना से राठ इलाके में बड़ी ज्यादा लोगों में दहशत है। और अभी तक पुलिस ने, हालांकि एसपी ने मौके में पहुंचकर 5 टीमें बनाई है, सर्विलांस टीम भी बनाई गई है, सीओ के नेतृत्व में भी टीमें बनाई गई हैं और स्वाट प्रभारी की टीम भी बनाई गई है, लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिली है। 8-10 वो लोग कौन थे? हालांकि 4-5 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें उसके भाई कृष्ण कुमार जो है सोनी, उन्होंने बताया कि वो मोहल्ले के ही लोग थे, पास के ही थे। उसमें 2 यादव परिवार के थे और एक गुप्ता था, मोहित गुप्ता। तो मोहित गुप्ता को हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है, एक व्यक्ति को, और अभी भी 7-8 लोग जो हैं वो फरार हैं। तो ये अभी उसका सुराग नहीं लगाया जा सका है कि कहां पर उसको ले गए। हालांकि दूर एक जंगलों के पास उसके कपड़े शर्ट मिली है, तो आशंका जता रहा है कि उसकी हत्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, जैसे आपने कहा, ठीक है, क्या उसकी पहचान हो चुकी है? ये भी बताइएगा, उन कपड़ों के जरिए पहचान लिया गया? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आपके पास है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कम से कम कपड़ों को आइडेंटिफाई करना। अब ये बताइए कि परिवार ने किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया है? किसी से कोई रंजिश चल रही हो, कोई विवाद रहा हो, हाल फिलहाल कोई पैसों का लेन देन रहा हो, कुछ इस तरह की बात बताई है? या जिस दुकान से ये अपहरण हुआ है उसने कुछ बताया हो, वहां पर क्या हुआ एकदम से? हालांकि परिजनों ने उसमें मुकदमा तो दर्ज करा दिया अपहरणकर्ताओं पर, जिसमें 5 अज्ञात हैं और 3 नामजद हैं। परिजनों ने मुकदमा तो दर्ज करा दिया है अपहरण का, और पुलिस जांच में भी जुटी है। 1 लोगों को हिरासत में लिया है और लोगों को भी हिरासत लेने की कोशिश कर रही है, और उससे खंगालने की कोशिश कर रही है कि सूत्र कहाँ थे, कौन कौन लोग हो सकते हैं शामिल इसमें। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है, उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अपहरणकर्ता आए और उन्हें अपहरण किया। लेकिन पुलिस इस चीज को भी मान रही है
देखिए पुराना मामला विवाद हो सकता है पैसे को लेकर के, पहले भी पूर्व में एक बार इनका आपस में झगड़ा हुआ था, लेकिन अभी इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। पुलिस ने इस बिंदु को भी जांच में रखा है कि पहले किन कारणों से इसमें झगड़ा हुआ था, पैसे को लेन देन भी हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं, तो इस बिंदु को भी नहीं नकारा जा सकता, उसको भी पुलिस जांच के घेरे में लिए हुए है। लेकिन इस अपहरण से या खुलेआम अपहरण से इलाके में जरूर सनसनी फैली है, लेकिन अब पुलिस को कब सफलता मिलती है ये देखने वाली बात होगी। नजर रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेंगे, क्योंकि ये देखिए जिस तरह से अपहरण हुआ है और अब ये बात जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि उस व्यापारी के कपड़े जो हैं मिले हैं, सरोफा कारोबारी जो था, तो उसके बाद एक डर हो जाता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ये दबाव है, 5 टीमें बनाई गई हैं जो कि कोशिश में है कि इन अपहरणकर्ताओं तक पहुंचा जा सके। और ये न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं अपहरण के वक्त की, जब सराफा कारोबारी जो है उसे अपहरण उसका किया गया, और ये तस्वीरें जो सामने आई हैं। 6 से 10 लोग, ये कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर ग्रुप में थे और इन्होंने मॉनिटरिंग की हुई थी, रेकी की हुई थी, और उसके बाद इस अपहरण की घटना को बड़े स्मार्टली भीड़ भाड़ वाली जगह से अंजाम दिया। ये देख रहे हैं आपके आसपास लोग भी हैं, लेकिन ये प्रॉपर तैयार थे, और ये एकदम से तैयारी नहीं होती, इसके पीछे काफ़ी होमवर्क होता है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी तभी बाइक सवार 3 संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर वो पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में ताहिर नाम का एक गौकश जो था उसे गोली लगी, उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने इसके पास से एक बाइक, तमंचा और चाकू भी बरामद की। फिलहाल पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। बेसिकली इस एरिया में घूम करके पशुओं को बेसिकली टारगेट करते हैं और उसका कहीं ना कहीं से स्लॉटरिंग करते हैं। उस तरह का ये गैंग है। इसके ये जो ताहिर है, ये हमारे यहाँ इसी थाना क्षेत्र से 58 में बेसिकली वांटेड चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। सहारनपुर में पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। 4 दिन पहले थाना मंडी इलाके से एटीएस ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों इकबाल और फारूक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब इकबाल की पत्नी रूबी को जनकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है। आरोप के मुताबिक ये लोग फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए सहारनपुर में रह रहे थे। एटीएस ने इकबाल और फारूक के पास से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जब्त किया था। आरोप के मुताबिक दोनों कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे और विदेशों से भी दोनों को फंडिंग होती थी। अब एटीएस के साथ सहारनपुर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले सोनभद्र के टांडा फॉल जाएंगे, जहां गौशाला में हवन के साथ गौ पूजन करेंगे। इसके बाद वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1.5 करोड़ रुपए का चेक बांटेंगे। किसानों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। लखनऊ के लिए वापस लौट जाएंगे फिर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिर्जापुर और सोनभद्र की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि वो आज के दिन को एड्रेस कर रहे थे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजना की आधारशिला रखूंगा। इसके अलावा जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों से भी संवाद करूंगा। रंगेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रंगेश, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा और विंध्याचल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए, बता दें कि सोनभद्र में आज मुख्यमंत्री का दौरा है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सोनभद्र को एक अच्छी सौगात और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि सोनभद्र के अकेले केवल 19 लाख गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री जी भी 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 गांव के लोगों से बात करेंगे और कोटा, शक्तिनगर कोटा ग्राम पंचायत के लोगों से भी वो रूबरू होंगे जी। वहीं मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात है।
लगभग 1500 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं और मुख्यमंत्री की ये सौगात जनपद के लिए एक सुखद समय लेके आएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में संतों और प्रशासन के आला अफसरों के साथ बैठक की है। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को कुंभ की भव्यता और दिव्यता बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास है कि वृंदावन के कुंभ में वो सभी सुविधाएं संतों को मिले जो पहले मिलती रही है। हालांकि कोविड की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। रात में ऊर्जा मंत्री वृंदावन की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए भी नजर आए। वृंदावन में जो भव्य कुंभ की हमारे पूज्य संतों की जो कल्पना है, हम सब ब्रजवासियों की कल्पना है, मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास भी है कि यहाँ सभी वो सुविधाएं उपलब्ध हों संतों के लिए जो अब से पूर्व में जो कुंभ लगे वहाँ सुविधाएं जो संतों को मिलती हैं वो सब सुविधाएं संतों को मिलें। और ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा पवित्र धाम वृंदावन। तो यहाँ भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो, उसकी तैयारी, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा हमको दिक्कतें आ रही हैं। प्रयागराज में आज से आरएसएस का मंथन, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्वी यूपी की मीटिंग 2 दिवसीय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश भैयाजी जोशी भी शामिल होंगे। अवध, कानपुरी, काशी, गोरक्ष प्रांत के 31 सदस्य हिस्सा लेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस महामंथन को माना जा रहा है। अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष प्रांत की ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, ये बात कही जा रही है अब। और इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश भैयाजी जोशी भी शामिल होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये नाम आते हैं तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भैयाजी जोशी का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है और अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष प्रांत की बैठक ये हो रही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इस हमें कहें कि जो बैठक, ये महामंथन जो हो रहा है, इसके बारे में बताइएगा, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हो सकती है इसमें? देखिए, आरएसएस की पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की 2 दिवसीय बैठक आज शुरू हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैठक जो है शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर यमुना पार इलाके से गोहनिया में की जा रही है और एक कॉलेज में हो रही है, वशिष्ठ वात्सल्य कॉलेज में। वहां पर सिर्फ संघ के पदाधिकारी रहेंगे और तमाम जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, गंभीर विषय हैं, उन पर चर्चा होगी। और सरसंघ चालक मोहन भागवत और कार्यवाह भैया जोशी की उपस्थिति इसमें खास रहने वाली है। 8 सत्रों में अलग अलग विषयों पर इसमें चर्चा होगी और संघ के 24 से ज्यादा जो बड़े पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जो विषय है, अगर विषय की बात करें तो राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता, क्योंकि जो कि जिस मंदिर का निर्माण अब शुरू हो चुका है, शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, उसको लेकर इसमें चर्चा होने वाली है। लव जिहाद का जो मामला है उसको लेकर संघ बहुत चिंतित है और उस पर कोई निर्णय कर सकता है, कोई प्रस्ताव ला सकता है। पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्राम्य विकास, गौ संरक्षण, धर्मांतरण पर अंकुश, धर्म जागरण, स्वदेशी और कुटुंब प्रबोधन जैसे विषयों पर इसमें चर्चा हो सकती है। और जो अन्य पदाधिकारी बड़े शामिल हो सकते हैं उनके बारे में आपको बताएं तो सह कार्यवाह दफ्तर से बोले डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद, मुकुंद, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुरेशन। तो इस तरह से तमाम जो बड़े नाम हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन की इस बैठक में किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भैयाजी जोशी और मोहन भागवत का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।
और अब बात शराब की कर लेते हैं, जिसने प्रदेश में काफी हाहाकार मचाया हुआ है। प्रयागराज में जहरीली शराब से मौत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला आबकारी अधिकारी संदीप बिहारी को निलंबित कर दिया गया। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर विजय सिंह समेत 4 लोगों पर भी निलंबन की गाज गिरी है। आबकारी विभाग के इन अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने चेतावनी दी है कि जहरीली शराब से मौत के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस विभाग के कुछ अफसरों पर भी गाज गिरी है। लापरवाही बरतने के आरोप में एक दरोगा और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। तो जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्शन में आई है। एसएसपी के मुताबिक नकली शराब के कारोबारियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। शराब के कारोबार से कमाई गई संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके अलावा इनके खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमों में भी जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस अदालत में अर्जी दाखिल करेगी। इस व्यक्ति के विरुद्ध 2016 में 3 केस रजिस्टर हैं, जिसमें एक गैंगस्टर एक्ट भी है। इनके ऊपर कार्रवाई पहले की गई है। इस बार भी हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। इनके ऊपर एनएसए भी लगाएंगे और कठोरतम कार्रवाई करेंगे, ताकि एक ऐसा उदाहरण बने कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से कृत्य दोबारा न कर पाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा। लखनऊ में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। शोरूम में घुसकर नेता और उसके गुर्गों ने मारपीट की। सैनिटरी शोरूम के सामने कार खड़ी करने को लेकर झगड़ा हो गया। शोरूम में घुसकर कथित बीजेपी नेता और उसके गुर्गों ने मारपीट कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बीजेपी नेता मनीष प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी का झंडा उसकी गाड़ी पर लगा हुआ था। पुलिस ने उस गाड़ी को सीज किया। अंकुर अग्रवाल के शोरूम के सामने कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। रायबरेली जिले की महाराजगंज तहसील परिसर में उस समय हंगामा हुआ जब एक महिला ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पंचायत करने आए अपने समधी को सरेआम चप्पलों से पीटना शुरू किया। महिला के साथ आए युवकों ने भी लात घूंसे से उसकी पिटाई की, जिससे वो जख्मी हुआ। कुछ तहसील कर्मी और अधिवक्ता ने उसे किसी तरह से बचाया, तब जाकर उसकी जान बची। महाराजगंज कोतवाली के बगल में मौजूद तहसील परिसर में करीब 15 मिनट तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा। काम किया कर हम लोग कोई सूचना नहीं है। कब की घटना है ये? 29 अप्रैल फिर क्या किया? 10 महीना पर रिपोर्ट दायर करके हमारी हम कहाँ पे रिपोर्ट दायर किया उन्होंने? रिपोर्ट थाने में 25 बार थाने 25 दरखास्त। अच्छा, लड़की को किसने मारा? नाम है? समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है। इस मौके पर एसपी कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिलों में कार्यक्रम करेंगे। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में उनका जन्म हुआ था। वो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में एचडी देवगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री। 1992 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई थी। हालांकि लखनऊ गेस्ट हाउस कांड और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने को लेकर वो विवादों में भी आए थे। उधर लखनऊ में एलजीए दफ्तर में हुई छापेमारी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तहसीलदार मोहम्मद असलम की तहरीर पर गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा भूमाफिया दिलीप सिंह बाफिला पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी की एफआईआर दर्ज की गई है। जनपद के डीएम और एलजीए के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की छापेमारी के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई थी और स्टाफ बिल्डर का गठजोड़ भी देखने को मिला था। छापेमारी में बिल्डर दिलीप सिंह बाफिला तहसीलदार के कमरे में फाइलें देखते पकड़ा गया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।